हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल निखिल पब्लिशर्स आगरा। मैं इशिका शर्मा आपकी होस्ट आपके साथ। आज हम बात करेंगे इतिहास की और उसके लिए हमने बुलाया है बहुत ही मशहूर राइटर इतिहासकार राजकिशोर शर्मा राजे जी को। आइए जानते हैं उनके बारे में। हेलो सर, आप बताइए अपने बारे में कुछ। आपकी प्राथमिक शिक्षा कहाँ से स्टार्ट हुई थी और आपको लेखक का मतलब लिखने का प्रोत्साहन कहाँ से मिला था? हम मूल रूप से आगरा के रहने वाले हैं। मेरी प्राथमिक शिक्षा GIC कॉलेज आगरा से हुई और उसके बाद बाकी की शिक्षा आगरा कॉलेज आगरा से हुई। वहाँ से मैंने इतिहास और समाजशास्त्र में MA किया, उसके बाद LLB की, उसके बाद कुछ समय वकालत की। आजकल लेखन में व्यस्त हूँ। लेखन का शौक तो मुझे बचपन से था। मेरे जो ताऊजी थे वो मुझे इतिहास की कहानियां सुनाया करते थे जी। और मुझे अक्सर उस समय पिक्चर दिखाने ले जाते थे। वो साइकिल पर बैठा के उन्होंने मुझे पिक्चर दिखाई थी, जय टीपू सुल्तान, चेतक और राणा प्रताप, झांसी की रानी, अमर सिंह राठौर की विजय, इस तरह की पिक्चर दिखाई, सुलेमान का खजाना, इस तरह की पिक्चर दिखाई थी। उन पिक्चरों को देखने के बाद वो मुझमें इतिहास के प्रति उत्सुकता जाहिर हुई। इसके बाद वो मुझे इतिहास की कहानियां पढ़ पढ़ कर सुनाते थे। वहीं से मुझे इतिहास में विशेष रुचि उत्पन्न हो गई और धीरे धीरे मैं इतिहास में लिखने लगा। तो अगर हम ये कहें कि आपको आपके घर से ही इतिहास के बारे में रुचि जागृत हुई तो वो गलत नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल सही है, घर से ही हुई जी। और घर से होने के बाद मैंने कुछ इतिहासकारों से और कुछ लेखकों से मुलाकात की। बनारसी दास चतुर्वेदी जी से, जो कि मशहूर लेखक थे, उनसे मुलाकात की। उन्होंने मुझे बताया कि अगर आप लेखक बनना चाहते हैं तो एक कैमरा खरीदिए, साहित्यकारों से पत्र व्यवहार कीजिए, 2 रुपए महीना उस पर खर्च कीजिए। ये उस समय की बात है जबकि मेरी उम्र केवल 17 साल थी। इसके बाद जो मेरी मुलाकात श्री हरवंश राय बच्चन जी से हुई, उनसे मेरा काफी पत्र व्यवहार रहा। उन्होंने मुझे कविता और शेर व शायरी के बारे में काफी कुछ बताया। इस तरह मैं इन लोगों से मिलता जुलता रहा। इनसे मुझे काफी प्रेरणा और भी समझ में मिली। PN ओक साहब से भी मेरे अच्छे संबंध थे। उन्होंने मुझे इतिहास के बारे में अपनी कई पुस्तकें भेंट की और इतिहास के बारे में बताया था कि, और मुझसे उन्होंने ये भी अपेक्षा की थी कि मैं भारत का इतिहास नए सिरे से लिखूं, जिसको कि मैंने उनसे असमर्थता व्यक्त कर दी कि ये काम नहीं हो सकता, क्योंकि वो कह रहे थे इसके लिए दुनिया के हर देश में जाना पड़ेगा। मैंने कि ये काम नहीं हो पाएगा। अच्छा सर, तो सर मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि किस उम्र से आपने लिखने का कार्य शुरू किया था? मेरी पहली रचना जब मैं 16 साल का था उस समय हुई और बुद्धिमान राजकुमार मेरा उपन्यास था। वो उस समय धारावाहिक रूप में छपा था। बाद में जाकर 2005 में वो पुस्तक के रूप में छपा। तो मेरा पहली रचना वही है, बुद्धिमान राजकुमार। सन 66 की प्रकाशन है। और उसके बाद जो है फिर मेरी रुचि इतिहास में हुई। मैंने इतिहास की किताबें लिखना शुरू किया और मेरा लेखन बहुत ज्यादा नहीं है, काफी कम है, क्योंकि मैं हर विषय को जब भी लिखता हूँ कुछ तो पहले उसका संदर्भ ढूंढता हूँ। जब संदर्भ मिल जाता है उसके बाद लिखना शुरू करता हूँ, क्योंकि इतिहास एक ऐसा विषय है जिसमें हम कोई बात कहेंगे और थोड़ी लाइन से हटके होगी तो आदमी ये सोचता है कि इन्होंने कहीं अपनी तरफ से तो नहीं कह दी, इसकी प्रामाणिकता कहाँ है। तो प्रामाणिकता बनाए रखने के लिए मैंने हमेशा संदर्भों का सहारा लिया है। सर, जैसा कि हम जानते हैं आपकी कई सारी किताबें, कई सारी पुस्तकें हमारे समक्ष उपस्थित भी हैं अभी, और उनमें से एक पुस्तक है तवारीख आगरा। तो आप उसके बारे में कुछ बताइए। तवारीख आगरा पुस्तक मेरी सन 2005 में प्रकाशित हुई। इसमें मैंने आगरे के 7000 वर्ष का इतिहास संजो कर रखा है। मतलब आदिकालीन मानव जब गुफाओं में रहता था फतेहपुर सीकरी में आगरा में, वहां से शुरू किया है और सन 1947 तक उसमें लिखा है। इसमें 7000 वर्ष में आगरा में किस मोहल्ले का नाम क्यों पड़ा, आगरा में इस समय कौन कौन VIP हुए, कौन कौन सी मुख्य घटनाएं आगरा में घटित हुई, उन सबका उल्लेख इसमें है। इसको पढ़ने के बाद आदमी को ये जानने की जरूरत नहीं है कि किस मोहल्ले का नाम क्यों पड़ा, किसके द्वारा उसकी स्थापना हुई और कब कब आगरा में विध्वंस हुए, कब कब आगरा में कौन कौन से युद्ध हुए, वो पूरा डिटेल इस पुस्तक में है। जी,
सर आपकी कई सारी पुस्तकें हैं, उनमें से कुछ नाम मैं लेती हूँ। बताइए। भारत में अंग्रेज, ये कैसा इतिहास, हकीकत अकबर और मुगलों का अंत। तो इन पुस्तकों का नाम सुनते ही हमें पता चलता है, जैसे अकबर का वो हकीकत अकबर, इस पुस्तक में मेरे मतलब मैं जितना जानती हूँ, आपने बताया कि जो हमें पढ़ाया गया है हमारे इतिहास में, जो अभी तक पढ़ाया जा रहा है बच्चों को, वो बहुत अलग चीज है। जो आपने लिखा है वो बहुत अलग चीज लिखी है। हाँ, वो एकदम अलग है। जी इस तरह की अकबर को ये माना जाता है कि वो एक धर्मनिरपेक्ष शासक था, जी लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। जी अकबर और औरंगजेब की अगर हम तुलना करें, जी तो औरंगजेब जिस आदमी से नाराज हो जाता था, उससे कहता था इस समारोह में बैठा हूँ, अपने सामने कत्ल करवा देता था, अपने सामने दंडित कर देता था। जी सर। अकबर को जिस आदमी को सजा देनी होती थी, वो उसे बुलाता था, सम्मानित करता था जी दरबार में, उसको एक जागीर देता था, हीरे जवाहरात देता था, और जी उसके महीने 2 महीने बाद वो आदमी अचानक मर जाता था। जी ऐसी मैंने एक लंबी लिस्ट दी है इस पुस्तक में। जी तो इसका मतलब यह है, वो उन आदमियों को विश्वास में लेकर धोखे से मारता था, जो कि सीधे मारने की अपेक्षा अधिक गलत कार्य, गंदा कार्य है। जी अकबर धर्मनिरपेक्ष नहीं था। पहले मोहम्मद गौरी के समय से ही भारत में जो सिक्के चले आ रहे थे, उसमें लक्ष्मी जी की आकृति होती थी। जी उसके बाद जो है बलबन, इल्तमस, फिरोज शाह, सिकंदर लोदी, जी ये सब लोग गद्दी पे बैठे, किसी ने इस पर आपत्ति नहीं की। अकबर ने लक्ष्मी जी का चित्र सिक्कों पर से हटवा के कलमा खुदवाया। इससे जी पता लगता है कि अकबर जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं था, जी और वो ये भी नहीं था कि वो हिंदुओं को ऐसा निष्पक्ष देता। उसने नगरकोट का मंदिर तोड़वाया, जी और वहाँ 200 काली गाय थी, उनको कटवा के उनका खून जो है मंदिर में मूर्तियों के ऊपर छिड़कवाया। जब मेवाड़ पर हमला किया तो उसने एकलंग की जो प्रतिमा थी उसको तोड़ा, खंडित किया। तो इसने वो सब काम किए जो औरंगजेब ने किए, जी लेकिन औरंगजेब बदनाम है और अकबर भला बना हुआ है, क्योंकि उसके पास एक ऐसा लेखक था अबुल फजल जैसा, कि उसने अपनी प्रशंसा में एक ऐसा ग्रंथ लिखवा लिया कि लोग उसको भला मानने लगे, और उसकी जो ऐप थे, इसकी बुराइयां थी, जो उसका नाकारापन था, वो सब छिप गया। मैंने इस पुस्तक में उस सबको उजागर कर दिया है, और हर घटना के बारे में मैंने संदर्भों का सहारा लिया तत्कालीन पुस्तकों का। सर आपकी और भी पुस्तकें हैं, मुगलों का अंत, उसके बारे में मैं कुछ जानना चाहूंगी। मुगलों का अंत में ये है कि बाबर से लेकर औरंगजेब तक का इतिहास सब लोग जानते हैं। जी 6 बादशाह हुए, जी लेकिन औरंगजेब के बाद से, औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 3 मार्च 1707 को, जी और उससे लेकर 1857 तक, जब तक बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया, तब तक दिल्ली की गद्दी पे 12 बादशाह बैठे, जी जिनका इतिहास किसी ने नहीं लिखा था, जी और वो एक तरह से अंधेरे में चले गए थे। जी मैंने उनका इतिहास नए सिरे से लिखा उन 12 बादशाहों का। जी उनमें प्रमुख थे औरंगजेब के बहादुर शाह, जहांगीर, फर्रुखसियत, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। जी तो इन बादशाहों में की बड़ी दुर्गति थी। इनमें कुछ बादशाह तो ऐसे थे जिन्हें 2 टाइम का खाना भी नहीं मिलता था, लेकिन वो सिंहासन पर बैठ कर हिंदुस्तान की सल्तनत चलाते थे। जी जिनके बच्चों को खाना नहीं मिलता था, वो किले का दरवाजा खुलता था तो बाहर की तरफ भागते थे कि कहीं से खाना मांग के खा लें। जी इस बात का उल्लेख जगन्नाथ सरकार ने अपनी पुस्तक में किया है पूरा जी डिटेल में। ऐसे बादशाह थे जिनके पास एक ही कपड़ा था, जब वो कपड़ा उनका सूख जाता था, तैयार हो जाता था, तब वो उसे पहन के दरबार में आते थे। जी और मुगल उस समय सरदार ऐसे थे जो अपने बादशाह को चाहे जो अपमानित कर देते थे, उनको गाली गलौज करते थे। गुलाम कादिर ने तो शाह आलम की आंखें तक निकाल ली थी, उसके मुंह पर थूक दिया था। इस तरह से इन 12 बादशाहों का इतिहास बहुत ही दयनीय है, और बहुत ही मुश्किल में रही। पहले बाबर से लेकर औरंगजेब तक गद्दी पे बैठने के लिए शहजादे आपस में लड़ा करते थे, जी लेकिन बाद में ये 12 बादशाह हुए तो कोई गद्दी पे बैठना नहीं चाहता था, और मुगल सरदार इनको बादशाह शहजादों को पकड़ पकड़ कर जबरदस्ती गद्दी पे बैठाते थे, क्योंकि मालूम था जो भी गद्दी पे बैठेगा वो कुछ दिन बाद मारा जाएगा। ऐसा होता था, इसलिए उस समय गद्दी पे कोई बैठना ही नहीं चाहता था। जी मुगलों की अंतिम स्थिति बहुत ही दयनीय और खराब थी, जी और आज उस खानदान की अंतिम जो इस समय है, सुल्ताना बेगम, वो कलकत्ते में चाय बेचकर अपना जीवन का यापन कर रही है। जी सर एक किताब और लिखी है आपने जिसका नाम है बदनसीब बादशाह, शाह आलम सानी। हाँ, शाह आलम सानी उन 12 बादशाहों में था जो औरंगजेब के पास गद्दी पे बैठे। सबसे ज्यादा दुर्गति इसी बादशाह की हुई थी, इसी की आंखें गुलाम कादिर ने निकाली थी।
इसी के को जब लूटा था तो ये अपनी बेगमात को छोड़ के और दिल्ली के लाल किले में भाग आया था, जी जिनको कि मुगल सरदारों ने भलमनसा दिखाते हुए सुरक्षित इनके यहाँ तक पहुंचा दिया था, निवास तक, क्योंकि उस समय इनकी प्रतिष्ठा बाकी थी, बाकी कुछ बाकी नहीं था। जी तो इसमें इस शाह आलम की दयनीय स्थिति का पूर्ण तरह से वर्णन किया गया है। जी सर, जैसा आपने बताया अभी इतनी सारी चीजों के बारे में, हमारे इतिहास के बारे में, उसी की एक झलक मुझे आपकी एक किताब में दिखती है जिसका नाम है उलझन भरा इतिहास। उलझन भरा इतिहास में लिखा है, इतिहास में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई जिनको कि हम आप सहज आदमी समझ नहीं पाता है, देख नहीं पाता है और जानना भी नहीं चाहता। जी जैसे 1857 का जो गदर हुआ, उस गदर में जो लोग लड़े वो सारे लड़ने वाले जो देशभक्ति से संबंधित नहीं थे, वो अपने स्वार्थों के खातिर लड़े थे। बहादुर शाह जफर को सैनिकों ने डरा धमका कर जबरदस्ती गद्दी पे बैठाया था जी और उसकी चाय जब सैनिक जो है बेइज्जती कर देते थे, वो मजबूरी में विद्रोह में शामिल हुआ था। यही हाल नाना साहब का था। नाना साहब को अंग्रेजों ने बिठूर से कानपुर अपने खजाने की रक्षा के लिए, अपने राज्य की रक्षा के लिए बुलाया था, लेकिन कानपुर में उन्हें विद्रोहियों ने पकड़ के जबरदस्ती कहा कि अगर आप अंग्रेजों के साथ हैं तो हम भी आपका कत्ल कर देते हैं, अगर आप हमारे साथ हैं तो आप हमारे बादशाह हैं, जल्दी बताइए आप क्या करना चाहते हैं। तो अपना जीवन बचाने के लिए नाना साहब ने हाँ कर दी कि हाँ मैं आपके साथ हूँ, और वो विद्रोहियों मजबूरी में शामिल हो गए। एक अजीमुल्ला थे, उसको ये था कि जब नाना साहब जब नाना साहब कानपुर से दिल्ली जा रहे थे तो उससे रोका, उससे चाहा कि दिल्ली अगर नाना साहब चले गए तो अजीमुल्ला जो कि नाना साहब का खासन था हुआ था, वो ये जानता था कि वहाँ मेरी वैल्यू खत्म हो जाएगी, वहाँ मेरी कीमत समाप्त हो जाएगी। तो उसने नाना साहब को उल्टा रास्ता दिखाया और नाना साहब को कानपुर में ही रोका गया। इससे अंग्रेजों का रास्ता साफ हो गया और दिल्ली की ताकत कम हो गई। जी सर, जैसा कि हम सभी को पता है जो हमारे भारत का इतिहास है वो बहुत ही ज्यादा उलझन भरा हुआ है, और इतिहासकारों ने सभी ने अपने अपने अनुसार चीजों को वर्णित किया है किताबों में। तो आपका उसके लिए मतलब क्या विचार है उस चीज पर, जैसे कि आपकी किताब है एक इतिहासकारों की भूलें। इतिहासकारों की भूलों में मैंने 91 उन लेखकों की पिछले 150 साल में जिन्होंने इतिहास की किताबें लिखी हैं उनके बारे में लिखा है कि किस इतिहासकार की किस किताब पे किस पेज पे क्या गलत तथ्य दिया हुआ है। और इतना ही नहीं, उसमें मैंने ये भी लिखा है कि सही तथ्य किस पुस्तक के किस पृष्ठ पे है, और उस पुस्तक का मैंने नाम दिया है। हालांकि इस पुस्तक मुझे सबसे ज्यादा श्रम करना पड़ा, 3 साल का समय लगा, लेकिन एक तरह से पुस्तक इतिहास की एक डायरी बन गई, एक डिक्शनरी बन गई। इस डिक्शनरी में से आदमी इतिहास की गलतियों को बहुत आसानी से ढूंढ सकता है और समझ सकता है। जी सर, भारत के लुटेरे, ये जो शब्द मतलब ये जो वाक्य आता है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भारत के लुटेरे पुस्तक में जो भारत पर 10 बड़े आक्रमणकारियों ने विदेशों से आके हमला किया, उनका इतिहास दिया हुआ है। सिकंदर, मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, मोहम्मद गजनवी, तैमूर, बाबर, अंग्रेज, इन सब का इतिहास है। अहमद शाह अब्दाली, नादिर शाह, इन लोगों ने हमारे देश को लूटा, कितने लोगों को कत्ल किया, कितने अत्याचार किए और क्या क्या इन लोगों ने कर्म किए जिनको भी सहज वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका पूरा इसमें लेखा जोखा दिया हुआ है कि हम कितने लूटे, कितने पिटे, कितने बर्बाद हुए और उसका क्या परिणाम हुआ, ये पूरा इस पुस्तक में है। जी सर, आपका काव्य की तरफ भी रुचि है आपकी, वहाँ से भी आपकी कई पुस्तकें आएंगी। आस्क, सितम, दर्द दिल और दर्द, मेरी 4 काव्य ग्रंथ पुस्तकें निकल चुकी हैं, संग्रह निकल चुके हैं। जी सर, वो भी इतिहास की पुस्तकें काफी लोकप्रिय हुए हैं। जी, तो सर आपको काव्य का जो मोटिवेशन मैं कहूंगी कि आपको काव्य लिखने का मोटिवेशन कहाँ से मिला? ये जब मैं दिल्ली में हरवंश राय बच्चन जी से मेरी भेंट हुई थी, उसके बाद उनसे मेरा पत्र व्यवहार रहा, वहां से मुझको इसके लिए प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। जी सर, आपका अन्य गतिविधियां क्या रही साहित्य में, आप उसके बारे में बताना चाहेंगे कुछ?
हाँ, एक मेरी पुस्तक है भारत में अंग्रेज, जी जिसमें मैंने लिखा है कि शुरू से लेकर जी और लंबे समय तक भारत पे हिंदुओं ने यानी हमने खुद ने शासन किया। जी इसके बाद 650 साल जी यहाँ पे मुसलमानों ने शासन किया। जी उसके बाद 90 साल यहाँ अंग्रेज सरकार ने शासन किया, जी सर 1857 से 1947 तक। जी उससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। तो इस देश को किसने क्या दिया? जी इस देश को हमने क्या दिया जब इस देश पर लंबे समय तक शासन किया। जी उसके बाद 600 साल यहाँ मुसलमानों ने शासन किया, उन्होंने क्या किया, जी और 90 साल के अंग्रेजों ने अपने शासन काल में क्या किया, इसका मैंने उसमें जिक्र किया है। तो उसमें निष्कर्ष ये निकल के आया कि इस देश के लिए सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने किया। जो 90 साल का वो पीरियड था, जिन अंग्रेजों को हम लुटेरे कहते हैं, उन्होंने हमारे लिए सबसे ज्यादा किया, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे रेल चलाई, उन्होंने सीआरपीसी, आईपीसी और एविडेंस एक्ट बनाए, जो आज तक लगभग ज्यों के त्यों चल रहे हैं। उन्होंने जो शिक्षा पद्धति बनाई वो आज चल रही है। उन्होंने न्यायपालिका की पद्धति बनाई वो आज तक चल रही है। हम उसमें कोई चेंज नहीं कर पाए। अगर उसमें कोई कमी होती तो हमें 75 साल से ज्यादा हो गए आजाद हुए, हम उसको बदलाव कर लेते। हमने उसमें बदलाव नहीं किया, क्योंकि हम उससे बेहतर कुछ कर ही नहीं सकते थे। आज भी हमारा राष्ट्रपति उस भवन में रहता है जो अंग्रेजों ने अपने गवर्नर जनरल के रहने के लिए बनाया था। हम अपने राष्ट्रपति के लिए निवास स्थान नहीं बना पाए। दूसरा, जब हमें ये पता लगता है कि हमें ये जगह या जिस मकान में हम रहते हैं हमें ये पता लग जाए, या आपको ये पता लग जाए जिस मकान में आप रहती हैं उसे आपको अगले साल छोड़ कर जाना है, तो आप उसमें डेंट पेंट नहीं कराएंगे निश्चित रूप से। ये तो सही है। लेकिन जब सन 37 में ब्रिटिश गवर्नमेंट को ये तय हो गया था कि हमें ये देश छोड़ के जाना है, तो 1943 में उन्होंने दुनिया के दूसरे नंबर का सबसे बड़ा पुल हावड़ा ब्रिज बनवाया। क्यों बनवाया? जिस जगह को छोड़ के जाना है उस जगह क्यों बनवाना? तो इसका मतलब उन लोगों, उनका इस देश के प्रति कुछ ना कुछ सही भाव था, कोई ना कोई भावना थी, वरना वो अंतिम समय चलते समय ही क्यों बनवाते? जबकि एक आम आदमी अपने घर को अगर छोड़ कर जाना है तो उसकी मरम्मत नहीं कराएगा, उसमें डेंट पेंट नहीं कराएगा। तो अंग्रेजों ने इस देश के लिए काफी किया। उन्होंने जो नियम कायदे बनाए उन पर ही आज हम चल रहे हैं। जी सर। इसके लिए मुझे इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का पत्र प्राप्त हुआ, जिसमें उन्होंने मुझे धन्यवाद भेजा है। जी। और जो मेरी पुस्तक है हकीकत अकबर, इसके लिए मुझे श्री नरेंद्र मोदी से धन्यवाद प्राप्त हो चुका है। जी। तो अब चलते चलते, जैसे कि आपको पता ही है, अब पॉडकास्ट का एंड होने वाला है। चलते चलते हम सर से जानना चाहेंगे कि अभी उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है, क्या लेखक कार्य चल रहे हैं, और पुस्तकों के बारे में पूछते हैं सर से। इस समय मेरी जो पुस्तक आ रही है वो है मुगल शहजादे। बाबर से लेकर बहादुर शाह जफर तक जितने भी बादशाह गद्दी पे बैठे उनके बारे में आम आदमी जानता है। जी सर। लेकिन इन सब बादशाहों के 2-2, 3-3 लड़के या भाई भतीजे भी थे, जो कि उस समय गद्दी पे बैठने वाले जो अपने करीबी रिश्तेदारों को उनको कत्ल कर देते थे, तो वो लोग या वो भाग जाते थे या अज्ञातवास में चले जाते थे। उन लोगों का इतिहास कभी किसी ने नहीं लिखा। उन शहजादों का इतिहास जो कि बाबर से लेकर और बहादुर शाह जफर तक हुए, उनका इतिहास मैंने एक जगह लिखा है संजो कर। उसमें 42 शहजादों का इतिहास है जो कि पहले नहीं लिखा गया। ये जो है मेरी ये पुस्तक निखिल प्रकाशन पब्लिशर्स से आ रही है और अगले महीने इसके मार्केट में आ जाने की उम्मीद है। इससे इतिहास के एक नए पहलू को जानने का लोगों को मौका मिलेगा। दूसरी मेरी पुस्तक आगरे के शिव मंदिरों के ऊपर है, वो भी अगले महीने आएगी। वो भी निखिल प्रकाशन से आ रही है। उसमें आगरे के 101 भोलेनाथ के मंदिरों का इतिहास दिया हुआ है, जिसमें बटेश्वर के मंदिर भी शामिल है। जी सर, बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अपने इतिहास के बारे में जाना हमने आज, और उसमें कितनी त्रुटियां हैं कितनी नहीं है, उन सब के बारे में भी आपसे जानकारी प्राप्त हुई। थैंक यू सो मच सर। हम उम्मीद करेंगे आप फिर आएंगे। शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपके साथ अगर थोड़ी सी भी रिलेट हुई हो वीडियो या आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली हो तो प्लीज इसको शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू गाइस।
थैंक यू गाइस। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर आप चाहते हैं राजेश जी की पुस्तकों को खरीदना, अगर आप आगरा से हैं तो आप विजिट कर सकते हैं निखिल बुक कैफे। एड्रेस में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। हमारा नंबर है 9458009531 तो आप उस पर कॉल करके भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं बुक्स के लिए, और आपको अमेजोन पे भी मिल जाएंगी, लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। थैंक यू।